हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने कांग्रेस और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं गवर्नर जनरल, वायसराय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। वैसे ये पहला वीडियो होगा इसका, और ये 30 प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को मैं यहाँ 30 प्लस प्रश्नों का संग्रह मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, और ये भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स पहले देखते हैं, फिर हम लोग MCQ देखेंगे, ठीक है। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। द्वितीय या उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बातें हमने बताया, 4 में से कहीं ना कहीं चारों पॉइंट्स में से एक पॉइंट लड़ना तय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग MCQ ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। 1 नंबर का सवाल है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली, और डी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और इसका जो समय था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का 1773 से 1785 ईस्वी के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी कि इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली दोनों संबंधित था। यानी वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजली दोनों संबंधित था। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? ए हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स, और डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा सी वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब इसके बारे में पहले भी हम रिंग फेंस की नीति, ठीक है। रिंग फेंस की नीति यानी इसको बोलते हैं क्या कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ठीक है। तो ये इसके पहले भी हम बता ही दिए, ठीक है। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है, कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था, ठीक है। तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले, ठीक है। तो इस प्रकार जो है
और इस प्रकार जो है ये वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। और इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था। यानी आपको यदि पूछा जाए कि द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में किसने किया था, और लॉर्ड क्लाइव ने किया था, और कब किया था, 1765 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। 5 नंबर का सवाल देखिएगा कि द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। हालांकि देखिए बंगाल में लॉर्ड क्लाइव लगाया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, द्वैध शासन का जनक लॉर्ड क्लाइव नहीं होगा। ये ऑप्शन दिया है लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले और डी सर लियोनेल कर्टिस। तो इसका सही आंसर होगा डी सर लियोनेल कर्टिस। हालांकि बंगाल में सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव लगाया था, इसलिए आप इसका जनक नहीं कह सकते। इसका सही आंसर होगा सर लियोनेल कर्टिस, यानी कि द्वैध शासन का जनक। बढ़िया से समझ लीजिए, द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस। और देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल देखिएगा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर होगा ए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिएगा अगला सवाल 7 नंबर का सवाल देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड इटली और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ देख लीजिए डिटेल्स। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाने का काम किया था। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा बुद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने गए। यानी कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिविल सेवा का सर्जन किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो ए ऑप्शन देखिए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर होगा सी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन किया था। ठीक है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम भी बनाए थे। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए थे। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया था। ठीक है, तो ये कौन, इसका सही आंसर क्या हो गया, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये IAS 2010 में प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। ए गाजीपुर, बी बलिया, सी वाराणसी और डी गोरखपुर। इसका सही आंसर होगा ए गाजीपुर। ठीक है, यानी कि जैसे देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, इसे भारत में स्तंभरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहीं पे हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, गाजीपुर में है। ठीक है, 10 नंबर का सवाल देखिएगा, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। ये अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट, बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट,
डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। यानी बसीन की संधि 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ठीक है, 11 नंबर का सवाल है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछेगा तो पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। ये 3 क्वेश्चन 11, 12 और 13 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम और तीसरा पेशवा बाजीराव द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। जब क्या होगा, पहला शासक पूछेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में अवध का नवाब सही आंसर होगा। क्या होगा? अवध का नवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अवध का नवाब इसका सही आंसर होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। ठीक है, 13 नंबर का देखिएगा, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक कौन थे? तो ये देखिए, ये ग्वालियर के सिंधिया, बी हैदराबाद के निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह और डी जो है नागपुर के भोसले। तो इसका सही आंसर होगा, यानी सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी शासक कौन? हैदराबाद का निजाम। क्या होगा इसका आंसर? हैदराबाद का निजाम। शासक पूछे यानी जो प्रथम स्वीकार करने वाला पहला मराठा पूछे, मराठा सरदार पूछे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, और पहला शासक पूछे तो अवध का नवाब, और प्रथम भारतीय देशी शासक पूछे तो हैदराबाद का निजाम। इसका आंसर हो गए। 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 14 नंबर, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ये हैदराबाद के निजाम, बी इंदौर के होलकर राज्य ने, और सी जोधपुर के राजपूत राज्य ने, और डी मैसूर के शासक ने। इसका सही आंसर होगा इंदौर के होलकर, यानी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर राज्य। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर का सवाल देखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये 1814 से 1816 के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और देखिएगा जो कि 1816 की सुगौली की संधि से इसका अंत हुआ था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगौली की संधि या सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 16 नंबर का सवाल, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ठीक है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ए 1820 से 27, बी 1819 से 1826, सी 1822 से 1829, डी 1818 से 1825। तो इसका सही आंसर होगा ए 1820 से 1827, यानी कि सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयत पारी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो ही थे और कैप्टन रीड थे, यानी कि दक्षिण भारत में रैयत पारी व्यवस्था था, उसका जन्मदाता सर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। यानी कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयत पारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। उसके बाद जो है व्यवस्था जो है मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक में लागू किया गया था। कौन सा व्यवस्था? रैयत वारी व्यवस्था। ठीक है, तो
तो ये सर थॉमस मुनरो कब से कब तक मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827। और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर का सवाल, तथाकथित प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि तथाकथित प्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिएगा, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? अलेक्जेंडर वारेंस, बी कैप्टन स्लीमन, सी रॉबर्ट पेम्बरटन और डी नन। तो इसका होगा सही आंसर कर्नल स्लीमन या कैप्टन स्लीमन, यानी बी नंबर इसका सही ठगी प्रथा का कैप्टन स्लीमन के द्वारा किया गया था। ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग्स, ये बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक। तो ये विलियम बेंटिक कब लगाया था? 1829 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। 20 नंबर देखिएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? अभी हमने बताया। ए 1825, बी 1827, सी 1829 और डी 1830। तो इसका सही आंसर होगा 1829। ठीक है। यानी कि ये ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? यानी कि दासों के निर्यात को बंगाल से कब रोक दिया गया था? ए 1764, बी 1789, सी 1858 और डी नंबर है 1868। तो इसका सही आंसर होगा 1789। यानी कि 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। 22 नंबर का देखिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ और डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि लॉर्ड डलहौजी का नाम जो था वो क्या था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे था। यानी 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज रैमजे था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 का ए लॉर्ड डलहौजी। 23 नंबर का सवाल देखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ए 1853, बी 1854, सी 1855, डी 1856। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था ये कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा डी 1856। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में इसका विलय हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? ए 1848, बी 1850, सी 1852 और डी 1853। तो इसका सही आंसर होगा 1850। यानी बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। चलिए 25 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स और सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि देखिए विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित करने का काम लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यानी 25 नंबर का सी नंबर सही होगा। 26 नंबर देखिएगा, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक
हटा दिया था? ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो इसका सही आंसर होगा अवध। यानी ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो अवध का शासक को हटा दिया गया था। किसके शासक को हटा दिया गया था? अवध का शासक को हटा दिया गया था। ठीक है। 27 नंबर देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? ए झांसी, बी सतारा, सी करौली और डी संबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा सतारा, यानी कि बी नंबर सही है, सतारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 28 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न की गई थी। किसके समय में की गई थी? ए लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड एलनबरो के समय। यानी अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न किया गया था। कब? किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में। और लॉर्ड एलनबरो का काल क्या था? 1842 से 1844 के दौरान। ठीक है। और अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1843 में। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था कि सिंध का विजय हो चुका था लॉर्ड एलनबरो के समय में। ठीक है। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो इसका आप पहले भी हम आंसर बता दिए। ए 1843, बी 1845, सी 1849 और डी 1854। तो इसका सही आंसर होगा सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये जेम्स आउट्रम और बी डब्ल्यू.एच. सलीमन और सी हैबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम। यानी निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स आउट्रम। ठीक है। यानी इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1854 में सलीमन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। ठीक है। 1854 में सलीमन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। ठीक है। तो ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउट्रम। ठीक है। तो आज हम लोग जो है गवर्नर जनरल से संबंधित 30 प्रश्न को यहाँ हम लोगों ने देखा और ये 30 के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से ये कोई न कोई पीसीएस एग्ज़ाम में या आईएएस एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है। आप इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाएगा, ये भूलिएगा नहीं और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली टकराने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 20 से 25 या फिर 30 सवाल और देंगे गवर्नर जनरल पर ही, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए दूसरा वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे। ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसमें और लाइक भी कीजिएगा और लगातार आप हमारे वीडियो को ज़रूर 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और 2 से 4 नंबर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।